पाकिस्तान का भी फोकस बहुत क्लियर रहता है। एक देखिए, उसके लिए होती है एक जिंदा आतंकवादी की वैल्यू, और उसके बाद एक मरे हुए आतंकी को भी भुनाने की पूरी कोशिश करता है पाकिस्तान। वो कैसे करता है? वो करता यह है कि जब भी किसी आतंकवादी की एक एनकाउंटर में मौत होती है तो वो उसके जनाजे को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। वो चाहता है कि लोग वहां पर इकट्ठा हों, बड़ी तादाद में पत्थरबाजी की जाए। लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारी चीजें समझी, परखी और उसे लागू की। रियाज नायकू के केस में पत्थरबाज जरूर निकले, उसके गांव के सामने निकले, और वो वाकई बहुत भयावह तस्वीरें थी कि किस तरीके से सीआरपीएफ की 2 गाड़ियों को घेरकर उन पर बुरी तरीके से पथराव किया जा रहा था। हालांकि मुकाबला हुआ और उन सब पत्थरबाजों को पीछे हटना भी पड़ा, लेकिन एक बड़ी सीख इसमें यह निकलकर आई कि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर, यानी एक लोकलाइज्ड प्रदर्शन हुआ। जिस तरीके की आशंका थी और जिस तरह की उम्मीद पाकिस्तान को थी कि इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर वो कश्मीर को जलाने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छह मई को जब हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर कमांडर रियाज नायकू का एनकाउंटर हुआ, तब आतंकवाद के ये मददगार सुरक्षा बलों के सामने आए। सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ, लाठी डंडे, टीन की बड़ी शीट लिए सेना की गाड़ी पर चारों तरफ से हमला हुआ। उसके बाद वहां पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिस्क्रिएंट्स स्टॉन पेल्टर इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आतंकवाद को एक आइडियोलॉजी का जामा पहनाया गया। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी के बूते कश्मीर में 3 दशक से माहौल को बिगाड़ के रखा गया है। इसीलिए अब कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस रणनीति को कहीं लिखा या बताया नहीं गया, लेकिन सुरक्षा बलों के एक्शन में ये साफ दिख रहा है। रियाज नायकू दक्षिण कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन उसको दफनाने के लिए शव परिवार को नहीं सौंपा गया। 8 अप्रैल को जैश कमांडर सज्जाद नवाब डार वो आखिरी आतंकी था जिसको दफनाने के लिए उसके घर वालों को शव सौंपा गया था। उसके जनाजे में 500 लोग शामिल हुए थे, जबकि उस वक्त लॉकडाउन भी लागू था। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने आतंकियों की लाश उनके घर वालों को न सौंपने का फैसला लिया। फैसले के तहत दफनाते वक्त आतंकी के चंद घर वाले जरूर मौजूद रह सकते हैं। रियाज नायकू खुद भी आतंकियों के जनाजे में शामिल रहकर आतंकियों की मौत को ग्लैमराइज कर चुका था। 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे जनाजा फ्यूनरल में। तो चूंकि रेड जोन एरिया है तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहां पर। रियाज नायकू जब मौत के घाट उतारा गया तो सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। बस रियाज नायकू के एनकाउंटर पर जानकारी देने वाली प्रेस रिलीज जारी की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 मई को सामने आकर रियाज नायकू से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन का ब्यौरा था। रियाज नायकू के एनकाउंटर वाले दिन एक और एनकाउंटर हुआ था। इस पर भी सिर्फ एनकाउंटर का ब्यौरा देने वाली जानकारी सामने रखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो आतंकियों का भर्ती अभियान रोकें। सुरक्षा एजेंसियां अब टॉप 10 या टॉप 20 मोस्ट वांटेड आतंकी वाली लिस्ट जारी करने की रणनीति से भी बच रही है, क्योंकि इससे आतंकवाद को एक चेहरा मिलता रहा है। इसके अलावा सभी आतंक विरोधी अभियानों को ज्वाइंट ऑपरेशन कहने में जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की नई रणनीति के तहत अब लगातार एनकाउंटर और आतंकियों के खिलाफ आक्रामक रवैया रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर साइबर सर्विलांस बढ़ाया गया है। साथ ही तेज और सटीक सूचना तंत्र पर बेहद सावधानी से काम किया जा रहा है। आतंकवाद पर लगाम के लिए सुरक्षा बल अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देना चाहते।
आतंकी एजेंडे को खाद पानी देने वाले हर एक उपाय को खत्म करने पर जोर है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।